डिफिनीशन बताए थे, व्हाट इज केमिस्ट्री करके कुछ था, ये था, है ना? स्टडी ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस इन द कंपोजिशन ऑफ मैटर, कॉल्ड केमिस्ट्री। फिर मैटर को डिफाइन किया कि एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस, पोजेज मास एंड ऑफर रेजिस्टेंस टू एयर। और फिर एयर एक मैटर है, ऐसा कुछ बताए थे। फिर फादर ऑफ केमिस्ट्री बताए, लेबोजियर साहब हैं। एयर को क्लासिफाई किए दो भाग में, जोटा और एजोटा, है ना? एक सपोर्ट करता है लाइफ को, दूसरा सपोर्ट नहीं करता है। एक कंबसन को सपोर्ट करता है और दूसरा कंबसन को सपोर्ट नहीं करता है। फिर डिफिनीशन बताए थे एटम का, एलिमेंट का, मॉलिकल का। मॉलिकल दो टाइप का था, होमो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक। और फिर होमो एटॉमिक मॉलिकल तीन टाइप का बांटे थे, मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, पॉली एटॉमिक। मोनो एटॉमिक मॉलिकल, मॉलिकल का एक्सेप्शन से, क्योंकि मॉलिकल दो एटम मिल के बनता है, ये एक ही एटम से मॉलिकल बना है। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, मोनो एटॉमिक है। डायटॉमिक H2N2, जो दो एटम से मिलके बना है, इसकी एटॉमिसिटी 2 है। पॉली एटॉमिक मॉलिकल विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2। और हेट्रो एटॉमिक मॉलिकल की एटॉमिसिटी पूछ दे तब क्या बोलते हैं? अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की एटॉमिसिटी पूछ दे तो दो तरह की सवाल है। एक तो पूरा मॉलिकल की एटॉमिसिटी 3 है, 3 एटम से बना है। अब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की एटॉमिसिटी 1 बतानी है और ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 2 बतानी है। एक एटम कार्बन है और 2 एटम ऑक्सीजन से बना है, पूरा एटॉमिसिटी 3। ये जो छोटी छोटी बातें हैं उसी से देखना, आज जो 2 डीपीपी दिए, पिछले दिन पढ़ाएंगे और आज पढ़ाए हैं, उसी से 50-60 को क्वेश्चन होगा, खाली टिक लगाना पड़ेगा, 10-20 मिनट में वो सारा बन जाएगा, है ना? बस वो टिक लगाने के लिए दिए हैं कि बच्चों को क्वेश्चन बनाने का प्रैक्टिस के लिए दिए, है ना? उसमें कोई बहुत इधर उधर का सवाल नहीं है, भारी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल आसान है एकदम। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को क्लासिफाई करते हैं दो तरीके से। एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। मैटर को फिजिकली क्लासिफाई करते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन, और केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकली मैटर जो है 3 तरह का, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। और एक आयन, इलेक्ट्रॉन, प्लाज्मा स्टेट होता है सन पे, है ना? तो उधर में जाना नहीं है। केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर दो तरह का बचा, वन इज प्योर मैटर, अदर इज इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर दो तरह का, प्योर मैटर इज ऑफ 2 टाइप, एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट 3 तरीके का, वन इज मेटल,
दूसरा नॉन मेटल, और बीच में सेमी मेटल या मेटलॉइड। कंपाउंड्स दो तरह का, वन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, अदर इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपको ना केमिस्ट्री भी दो तरह का पढ़ना होता है कि तीन तरह का पढ़ना होता है। केमिस्ट्री जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, इधर में आएगा अलग से एक पूरा बड़ा सा ब्रांच। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के स्टडी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह देंगे। लेकिन एक तीसरा केमिस्ट्री है, वो फिजिकल केमिस्ट्री कहलाता है। इसके मेजरमेंट को, जिस चैप्टर को स्टार्ट करना है, मोल कंसेप्ट, हाउ मेनी मोल, तो वो हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री। मेजरमेंट जैसे ही केमिकल कंपाउंड का करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री। तीन हो गया। एक चौथा भी है, वो भी पढ़ना है, बायोकेमिस्ट्री, है ना। उसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानना है, फैट, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए के बारे में हम लोग की उसकी केमिस्ट्री जाननी है। तो यहाँ कुल मिला के 4 केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक बायो केमिस्ट्री। चारों आपके सिलेबस में है। बायो केमिस्ट्री 12th में मिलेगा, ठीक है। बाकी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो है ही है। इम्प्योर मैटर किसको बोलते हैं? मिक्सचर को बोलते हैं, है ना। ये मिक्सचर दो तरह का होता है, वन इज होमोजीनियस मिक्सचर, अदर इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अदर इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर कितना तरह का होता है आप लोग जानते होंगे। एग्जैक्टली 9th में था ये सब, अभी तो हम कनेक्ट ही कर रहे हैं आपको। हेट्रोजीनियस मिक्सचर आपको याद दिलाते, एक कोलाइडल सॉल्यूशन था और एक सस्पेंशन था, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर था। कोलाइडल सॉल्यूशन और एक सस्पेंशन, मतलब इतना ही होता मैटर, और क्या, इतना ही मैटर है। कोई होगा सॉलिड, लिक्विड, गैस होगा, कोई एलिमेंट होगा, कोई कंपाउंड होगा, कोई ऑर्गेनिक, कोई इनऑर्गेनिक होगा, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स होगा एलिमेंट्स में, होमोजेनियस हेट्रोजेनियस मिक्सचर होगा। होमोजेनियस मिक्सचर चीनी पानी वाले मिक्सचर को कहते हैं, ग्लूकोज पानी, नमक पानी। कोलाइडल सॉल्यूशन का क्या एग्जांपल, वैसे ही पूछ रहे, मिल्क, ब्लड। कोलाइडल सॉल्यूशन का एक दो एग्जांपल याद रखना, समझे। ये बहुत कॉमन है, कोई पूछेगा कभी ना कि मिल्क क्या है, सॉल्यूशन मत कहना। सॉल्यूशन कहोगे तो उसको कोई स्पेशल तुम में नजर नहीं आएगा, उसमें कोलाइडल सॉल्यूशन जोड़ देना। वो उसी के लिए पूछता है कि मिल्क क्या है, पूछता ब्लड क्या है। अब ब्लड क्या है, वो कोई पूछे कहे लिक्विड है, तो नहीं समझ जाएगा कि पढ़ा नहीं ठीक से। तो ब्लड क्या है, तो लिक्विड नहीं कहना, कोलाइडल सॉल्यूशन कहना, है ना। मिल्क और ब्लड कोलाइडल सॉल्यूशन, जो तुम्हारे कॉमन लाइफ में बोलचाल की भाषा है। अब लिखो, बढ़िया से बना लो। अब हम लोग पहले सॉलिड, लिक्विड, गैस कर लेंगे। एलिमेंट कंपाउंड का डिफिनेशन लिखे हैं पिछले क्लास में। फिर एलिमेंट पे मेटल, मेटलॉइड्स कर लेंगे।
एक एक शब्द को जान लेंगे, क्योंकि फिर इधर मुड़ के देखना नहीं होता है सिलेबस में। सिलेबस बहुत है, ये शुरू के 2 3 4 क्लासेस में ही ये सबको क्लियर करना है। फिर बाद में टाइम ही नहीं मिलता आदमी ये सब कुछ बोले। लिख पाए कि कॉपी से बाहर हो रहा है? लाइन ही तो खींचना है, थोड़ा लंबा कर देना यार, बाहर क्यों होगा? लिख दिए? लिख दिए? सारे चीज को डिफाइन करेंगे हम। फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड लिक्विड गैस को देखेंगे पहले। बढ़े? छूटा था ना किसी का? सॉलिड लिक्विड गैस, इसको ना ऐसे पढ़ो, सॉलिड यहां लिख देते हैं, लिक्विड यहां लिख देते हैं, और गैस यहां पे लिख देते हैं। यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लिखते हैं। ठीक है? सॉलिड में यदि हम पार्टिकल को अरेंज करें तो लाइक दिस अरेंज करेंगे, है ना? लिक्विड के पार्टिकल को अरेंज करें तो थोड़ा थोड़ा दूर बना देंगे क्या? और गैसियस पार्टिकल को अरेंज करें तो थोड़ा और दूर बना देंगे। बोलो बोलो, ये बीच में जो जगह है उसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ही कहते हैं ना, दो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है। दिखाई दे रहा होगा कि ये पार्टिकल क्लोज है एक दूसरे का, ये उससे दूर है और ये सबसे दूर है। यदि कोई दो पार्टिकल, जैसे देखो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, देख करके ही शुरू में दिमाग में आता है कि ये गैस है, तो ये गैस रूम टेम्परेचर पे है, ये लिक्विफाई भी तो हो सकता है, तो लिक्विड कैसे बनेगा? तो मान लो कि ये CO2 का एक मॉलिक्यूल हो गया, एक मॉलिक्यूल ये दूसरा वाला है, ये दोनों को एक क्लोज कर देंगे, कंप्रेस करेंगे, तो लिक्विड नहीं बनेगा। और कंप्रेस कर देंगे तो पार्टिकल सट जाएगा एक दूसरे से और सॉलिड बन जाएगा, है ना? जो भी गैस है या जो भी सॉलिड है वो सब रूम टेम्परेचर पे। किसी भी मॉलिक्यूल को प्रेशर के एप्लीकेशन से या टेम्परेचर के एप्लीकेशन से या प्रेशर टेम्परेचर दोनों के एप्लीकेशन से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं
सॉलिड लिक्विड गैस। जैसे वाटर मॉलिक्यूल में तुम लोग जानते हो, है ना, इसमें भी जानो, CO2, सॉलिड CO2 को ड्राई आइस कहते हैं, है ना। CO2 मॉलिक्यूल को यदि सॉलिडिफाई कर दें तो इसी को ड्राई आइस कहते हैं। वाटर है तो वाटर का एक मॉलिक्यूल H2O, ये एक मॉलिक्यूल है, इसी को एक पार्टिकल से यहां दिखाएं, रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड है। लेकिन यदि वाटर मॉलिक्यूल को और गर्म करते हैं तो क्या गैस नहीं बनेगा? और वाटर मॉलिक्यूल को फ्रीज में रख देते हैं तो अपने आप ही सॉलिड बन जाता। होता क्या है, बस यही बात होती है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हम लोग इसमें लिखेंगे मिनिमम होता है, और इसमें मोर देन सॉलिड, और इसमें मैक्सिमम होता है। क्या? अब इसी के पैरेलल एक शब्द और चलता है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जब दो पार्टिकल के बीच में ना स्पेस कम होगा, है ना, इसका मतलब ही है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम लग रहा है ना। आप लोगों के बीच भी जब स्पेस कमता है, इसका मतलब है कि दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है। बस वही बात है यहां भी, लेस देन सॉलिड, और इसमें मिनिमम। अब बातें आती है साइज शेप का। सॉलिड के साइज शेप होंगे फिक्स, लिक्विड के साइज शेप होगा अकॉर्डिंग टू पॉट, बर्तन के हिसाब से, और गैस का साइज शेप होगा नॉट फिक्स, ये होगा निरंकार, भगवान की तरह, कोई रूप ना है, कोई आकार ना है। तो गैसियस मॉलिक्यूल का कोई फिक्स साइज शेप नहीं होगा। और पूछ दे कोई कि क्यों नहीं होगा, तो वो कारण ऊपर में, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है ना। तो दो पार्टिकल एक दूसरे से बहुत कम अट्रैक्शन में, मतलब कोई पता नहीं है कि एक दूसरे कौन कहाँ रहता है, दैट इज कोई शेप नहीं है। वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड का वॉल्यूम होगा फिक्स, लिक्विड का वॉल्यूम भी होगा फिक्स, और गैस का वॉल्यूम होगा नॉट फिक्स। नॉट फिक्स कहने का मतलब जितना जगह दो उतना छेक लेता है ना। सिंपल सा कंसेप्ट है कि एक वो अगरबत्ती जला दे रूम में तो उसका स्मेल पूरे रूम में आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब कि जितना जगह दिए उसमें वो फैल गया। अब ऐसा भी नहीं कि हम अगरबत्ती यहाँ जलाएंगे और राहुल गांधी को महकने लगेगा, इतना ज्यादा स्पेस थोड़े ना है ना, एक लिमिटेशन है, नॉट फिक्स लिखते हैं। अब दो तीन बातें और हैं। एक बात को कहते हैं बचल कॉम्प्रेसिबिलिटी, अभी देख ही लो ना, हम समय देंगे ही लिखने का, अब ये सब बात फिर दोबारा थोड़े होता है। कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब दबाव है, कॉम्प्रेस करना। तो अब सॉलिड को कितना कंप्रेस कीजिएगा, तो इसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी मिनिमम है, इसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी मोर देन सॉलिड है, और ये कंप्रेस मैक्सिमम हो सकता है। जैसे आप एलपीजी देखते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, घर में, और खत्म जब होने लगता है तो मम्मी हिला के देखती है, तो हिलाने से देखिएगा वो पानी जैसा बजता है। आने भरे थे गैस तो सिलेंडर में पानी कैसे बज रहा है, तो एक्चुअली में गैस ही है वो, लेकिन अंडर हाई प्रेशर भरा गया तो उस सिलेंडर में जाकर के वो गैस लिक्विड स्टेट में है, दैट विल बी द कंप्रेस्ड, है ना। इतना स्पेस था, गैस था, अब कंप्रेस कर दिए, उस सिलेंडर की खासियत वही है ना। नहीं तो हम लोग ड्राम उराम में गैस भर के रखते, उस पर डिपेंड काहे करते कि सिलेंडर दिया कि ना दिया, थोड़ा सा रख लेते घर में, लेकिन नहीं रख सकते क्योंकि वो सिलेंडर विशेष बना हुआ है कि प्रेशर के अंदर
जाते ही गैस उसमें क्या हो जाता है, लिक्विफाई हो जाता है, कंप्रेस किया जा सकता है। फिर बाहर निकलेगा तो गैसियस स्टेट में ही निकलेगा, क्योंकि प्रेशर नहीं है। जबकि सिलेंडर के अंदर रहेगा तो फिर वो लिक्विड स्टेट में होगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम कंप्रेस किया जा सकता है। अब कॉम्प्रेसिबिलिटी का एक दूसरा शब्द हो जाता है रिजिडिटी। तो रिजिडिटी ये तो मैक्सिमम रिजिड है भाई, और ये लेस देन सॉलिड, और गैस रिजिड होता ही नहीं है, मतलब ये मिनिमम है। ठीक है, एक नया शब्द मिल सकता है जिसको कहते हैं इंट्रोपी। इंट्रोपी, मॉलिक्यूलर रेंडोमनेस। ये 11th में शायद, 11th में शायद नहीं, 11th में ही आएगा इंट्रोपी शब्द का इस्तेमाल। इंट्रोपी कहते हैं मॉलिक्यूल का रेंडोमनेस। मॉलिक्यूलर रेंडोमनेस, देखिए ये मॉलिक्यूल जब इस मॉलिक्यूल से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कम से कम है, मतलब ये भी कह सकते हैं ना बोलचाल की भाषा में कि ये पार्टिकल किधर भी मूव कर सकता है, दूसरे को मतलब नहीं है। ये दोनों क्लोज रहता है तो पूछ के जाएगा ना कि भैया इधर जाना है, जाए कि ना जाए। ये और भी क्लोज रहता है तो ये जेबे नहीं करेगा। तो मॉलिक्यूलर रेंडोमनेस सॉलिड में नहीं होता है। इवन एक लाइन यहां पे अच्छा सा शब्द है कि इसको यदि हैमर कर देते हैं तो इसके पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करके वहीं पे रह जाता है, फिर भी डिस्प्लेस नहीं होता है। जैसे मंदिर जाते हैं तो घंटी बजाते हैं, नहीं झंसा आवाज होता है, तो सॉलिड का पार्टिकल दबाव तो दिए ही, आप हैमर तो किए ही, लेकिन वो साउंड एनर्जी के रूप में प्रोड्यूस हो गया, उसके पार्टिकल डिफॉर्म नहीं हुआ है। तो सॉलिड के पार्टिकल डिफॉर्म नहीं होंगे। मॉलिक्यूलर रेंडोमनेस मिनिमम है इसमें। अभी इसको यहां पे जगह देते हैं, इंट्रोपी मिनिमम लिखा जाएगा। इसकी इंट्रोपी मोर देन सॉलिड, ये तो फ्लो कर जाता है इसलिए फ्लूइड है ये, है ना। और ये तो खैर कहना ही नहीं है, गैस तो मैक्सिमम इंट्रोपी का है। इंट्रोपी का मतलब मॉलिक्यूलर रेंडोमनेस से, मॉलिक्यूलर रेंडोमनेस। ठीक है, नीचे कर देंगे, लिखिएगा तब। इंट्रोपी का मतलब मॉलिक्यूलर रेंडोमनेस। एक लाइन और बोले थे, यहां पे जोड़ देंगे, पार्टिकल ऑफ सॉलिड वाइब्रेट ऑन देयर मीन पोजीशन ओनली। ये सब 9 के ओलंपियाड वगैरह में पूछता है। इंट्रोपी, ठीक है, एक्शन ऑफ हीट, हीट का एक्शन। बोलिए सॉलिड को हीट करेंगे आप तो लिक्विड बनेगा ना, और लिक्विड को यदि आप हीट करेंगे तो गैस बनेगा। यानी हीट का एक्शन है कि सॉलिड को हीट किया जाता है तो लिक्विड बनता है, लिक्विड को हीट करता है तब, और गैस को कूल करते हैं तब लिक्विड बनता है, और लिक्विड को कूल करते हैं तब सॉलिड बनता है ना। फिनोमेनन का अपना नाम है, वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन, सब कुछ कुछ होता है, वो सब आएगा जरूरत तो देखेंगे। एक शब्द और बताएंगे और वो है इंटरनल एनर्जी। हिंदी में बोलते हैं आंतरिक ऊर्जा। इंटरनल एनर्जी किस स्टेट को ज्यादा है, ऊर्जा किस स्टेट को ज्यादा है?
सॉलिड को। हम्म इसके लिए देखो, इसका जवाब हम ऊपर लिख के रखें। सॉलिड को आप हीट करोगे ना, तब ना लिक्विड बनेगा। और लिक्विड को आप हीट करोगे मतलब उसको, सॉलिड को और एनर्जी दोगे, एनर्जी दोगे तब लिक्विड बनेगा। लिक्विड को और एनर्जी दिए तब गैस बना। यानी सबसे कम एनर्जी पे कौन सा स्टेट एग्जिस्ट करता है? सॉलिड। और सबसे ज्यादा एनर्जी पे गैस। तो इंटरनल एनर्जी सॉलिड की मिनिमम लिखी जाती है। पर ये वेरी कंफ्यूजिंग है, सॉलिड लगता है आपको वो कि एनर्जी ज़्यादा होगा, है ना। आप देख रहे हैं आइस जब सॉलिड बन जा रहा है, यानी पानी, तो ठंडा हो जा रहा है एकदम से, नहीं एकदम से कूल है। और वही पानी जब गैस बन जा रहा है तो आपका हाथ ही जला देगा, नहीं। तो मिनिमम एनर्जी सॉलिड को है, लिक्विड को उससे ज़्यादा, मोर देन, क्या लिखेंगे? सॉलिड। और इंटरनल एनर्जी मैक्सिमम किसको है? गैस को। अब आप लिख दीजिए, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ भी दीजिएगा। अच्छे से लिखिएगा, इन्हें कि बाद में आप ही को पता नहीं चल रहा है कि वो लिखें क्या है। लिखें।
हो गया, लिखे। पार्टिकल ऑफ सॉलिड वाइब्रेट ऑन देयर मीन पोजीशन, समझे ना। अरे वही भन सा आवाज आता है ना मंदिर में जब घंटी बजाते हैं, भन, तो वो जो अन है वो कहाँ से आ रहा है? ऐसे पार्टिकल यहाँ पे है, ऐसे 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 वाइब्रेट किया और फिर से कहाँ चला गया? वहीं पे चला गया। वही भन जो कर रहा है उसी का साउंड है। सारे पार्टिकल जो है एक साथ डिस्प्लेस होकर अपने मीन पोजीशन पे ही आ जाते हैं, है ना। जो एनर्जी ट्रेवल करता है वो साउंड एनर्जी में वो भन सा सुनते हैं। ये झंझनाट आपको लिक्विड में नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पार्टिकल डिस्प्लेस हो गया। आपने जर्क दिया, आपने पानी में डंडा मारे हैं तो पार्टिकल ही सॉलिड लिक्विड का डिस्प्लेस हो गया, लेकिन इसके पार्टिकल डिस्प्लेस तो होंगे नहीं, है ना। और गैस तो कोई बात ही नहीं, हवा में लाठी भांज के क्या करना है, ऐसे बोलते हैं लोग। बढ़ जाए। 2 पॉइंट पे इस लेवल में ध्यान रखना है तुम लोग को, बस इंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, है ना। इसकी जरूरत पड़ेगी सिलेबस में 11th-12th वाले में। बाकी वो सब 9th में था, 10th में था। अब क्या बच गया, इधर चले। इसमें कुछ चीजों को डिफाइन किए पिछले क्लास में, हम एलिमेंट डिफाइन किए, कंपाउंड डिफाइन कर दिया। एलिमेंट 3 तरह के होते हैं, मेटल, मेटल वर्ड्स, नॉन मेटल। तो हम अब मेटल बताने वाले हैं आपको। मेटल्स, मेटल्स किसको कहते हैं? मेटल किसको कहते हैं? किसको कहते हैं मेटल? देखो मेटल्स किसको कहते हैं ना, इतना सोचने की जरूरत नहीं है ना। जैसे कहता ना बीजेपी, लालू यादव बोलते हैं बड़का झूठा पार्टी, नहीं ऐसे बोलते हैं ना। वैसे ही यहाँ देखना है, एम ई, एम फॉर ई फॉर टी फॉर ए फॉर, है ना, उसी में सब प्रॉपर्टी छिपा है। हाँ, 4-5 को तुम लोग बताने वाला था, बताओ किसको कहते हैं मेटल? जो आयंस बन जाता है, मतलब क्या? आयंस तो 2 तरह के होता है ना, कैट आयन, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, चलो ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसको मेटल कहते हैं। और भी बातें सुनो हमसे तुम, ये सब पुराना है, ये अभी आपको पुरानी बातें ही समझा रहे हैं। एम से मैलिएबल, एम से मैलिएबल, एक्चुअली में धरती को धरती माता इसलिए कहा जाता है कि सब कुछ यहीं पे मिला है। हम लोग आयरन हो या कॉपर हो या गोल्ड हो, हम लोग कुछ लेके थोड़े ना आए। ये सब कहाँ मिलता है? अर्थ क्रस्ट में मिलता है। जितना भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स देखते हैं आप, सब तो अर्थ क्रस्ट में ही है। तो जो लोग क्लासिफाई करने वाले थे वो कैरेक्टर के हिसाब से क्लासिफाई किए एलिमेंट को, कि जो मेलिएबल होगा उसको मेटल कहेंगे, जो नहीं मेलिएबल होगा उसको नॉन मेटल कहेंगे। बात ऐसे हुआ था। जो डक्टाइल होगा, जो टेंसाइल होगा वो मेटल कहलाएगा, जो टेंसाइल नहीं होगा वो मेटल नहीं कहलाएगा, नॉन मेटल कह देंगे। जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा उसको मेटल कहेंगे, जो इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा उसको नॉन मेटल कहेंगे। जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा उसको मेटल कहेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होगा उसको नॉन मेटल कहेंगे। जो एलॉय बनाएगा उसको मेटल कहेंगे, जो एलॉय नहीं बनाएगा उसको नॉन मेटल कहेंगे। जो लस्चरस होगा उसको मेटल कहेंगे, जो लस्चरस नहीं होगा यानी जिसमें चमक नहीं होगा उसको नॉन मेटल कहेंगे। और आप देख सकते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन कहाँ चमकता है, लेकिन गोल्ड सिल्वर चमकता है, प्लैटिनम चमकता है, मेटल है। जिसको पीटने से आवाज होगा सोनरस,
जिसको पीटने से आवाज होगा उसको हम मेटल कहेंगे, जिसको पीटने से आवाज नहीं होगा उसको हम नॉन मेटल कहेंगे। देखिए हम जितनी प्रॉपर्टी बोले सब इसके नाम पे ही बोले हैं, जैसे बीजेपी बड़का झूठा पार्टी हो गया वैसे ही तो सब बोल दिए, है ना। मैलिएबल, मैलिएबल का मतलब तो समझते हैं आप क्या? बोल एक लाइन में। अब फिर कब बताएंगे हम? नहीं आता है तो हम लिख देंगे यार। हाँ, थिन सीट, जिसको पीट पीट के ना पत्थर बना सकते हैं उसको मैलिएबल कहते हैं। ठीक है, छोड़ दें। दूसरा एम से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लिख देना। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मेटल का हाई होता है। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अब एक आध वो एक्सेप्शंस में मरकरी, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है ना, एक्सेप्ट मरकरी। गैलियम, ये मेटल के बारे में जानता होगा कि ये मेल्ट कर जाता है आपके हैंड में ही, गैलियम। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो ये एक्सेप्शंस में है ये सब। ई, ई से तीसरी बात बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब कोई मेटल होगा ना तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और ये कैटायन बना देगा Mn प्लस। जैसे सोडियम है तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और सोडियम पे क्या चार्ज बनता है? जानता है एक ही इलेक्ट्रॉन का लॉस क्यों करता है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एक ही है, जो बाहर में वही इलेक्ट्रॉन लॉस हो सकता है। इस सब पर बातें बढ़ेगा आगे। मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है? क्यों दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है? क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2 है, 12। तो दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और क्या बन जाएगा? Mg पे 2 प्लस। तो मेटल कोई है तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना एग्जैक्टली उतना ही चार्ज ऊपर चला जाता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है तो एक प्लस, दो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है तो अल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। लो एक तो और ग्रुप तो है ही है, 2 8 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो कितना चार्ज अल्युमिनियम पे देंगे? बोलो, 3 प्लस हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। मेटल्स यदि कोई होगा तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, मेटल्स कोई होगा तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। और चौथा पॉइंट ई से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लिख दीजिए, फिर बताते हैं। देखिए ना, ये METLS जानकारी यदि आपको हो जाए तो इसको याद करने की कोई ज़रूरत तो है ही नहीं, ये तो आप लोग खुद ही बनाते रहते हैं।
नहीं, ये आप लोग खुद ही ऐसा कोई नाम का बनाते ही रहते हैं। और ये पहले से लोग बनाए थे, लेकिन 10 तक सर लोग वैसे बताते नहीं। वो मेलिएबल और वो 5-10 को अलग अलग स्कैटर्ड प्रॉपर्टीज बना रहे, बच्चा सब याद करते रहता है कि मेटल ये होता है वो होता है, जबकि इसमें नाम ही में सब कुछ था। और एग्जैक्टली इसी कारण से नाम पड़ा था मेटल। अब सोचो कितना पुराना बात है। हालांकि ये कल्चर में जब मोदी जी आए तब बीजेपी आरजेडी का मतलब समझाने लगे, नहीं, लेकिन ये बात तो बहुत पुराना था कि भाई कोई मेलिएबल है तो एम उठा के रखा, कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो ई उठा के रखा, और उससे लेटर से बनाया है मेटल्स। और जिसमें ये नहीं प्रॉपर्टी है उसको लिखा था वो नॉन मेटल्स। फिर 5-7 वो एलिमेंट ऐसा मिल गया जो मेलिएबल है भी और नहीं भी, मतलब उतना मेलिएबल नहीं, जिसको पीटते हैं तो पत्थर बनता है, लेकिन मोटा पत्थर बनता है, पतला पत्थर नहीं बनता है। अब पत्थर बनने की सीमा है ना, जैसे गोल्ड, पतला से पतला, पतला से पतला, नाक वाला कान वाला नहीं देखते हैं, बहुत पतला बनाया जा सकता है। प्लैटिनम बहुत पतला बनाया जा सकता है। अब उतना पतला कोई नहीं बनता है, तो सेमी मेटल्स में रख दिए। तो दो प्रॉपर्टी एम से, दो प्रॉपर्टी ई से। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। लिखना है सब बात। ये सब बातें तो लिखना भी है, अगल बगल वाले को समझाना भी है। हाँ, हाँ, किसी को नहीं भी समझ में आता है ना, कोई बच्चा पुत्र ना मिले ना, तो इमेजिन कर लेना चाहिए। इमेजिन करके किसी को समझा देंगे तो हो गए, हमको तो याद हो जाएगा ना। एम ई हो गया, टी से क्या होगा? टी से टेंसाइल, टी से टेंसाइल, टी से पांचवी प्रॉपर्टी टेनियासिटी। टेनियासिटी बोलते हैं, उसी को एक्चुअली में डक्टिलिटी बोलते हैं। क्या होता है डक्टिलिटी का मतलब? किसमें? हाँ, वायर, तार बना देते हैं, वायर में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड मेटल कैन ड्रॉन इनटू थिन वायर। छठा, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई। मेटल्स हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का होता है, मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। टेंशन किसको कहते हैं पता है आप लोगों को? कि टेंशन में बार बार आ जाते होंगे। टेंशन कहते किसको है? फोर्स ही को ना कहते होंगे ये। परपेंडिकुलर फोर्स को टेंशन कहते हैं, जो सीधे आपके माथे पे लगे, मतलब आपके अलावा कुछ वो काम को कोई कर नहीं सकता, तब ना कहते हैं कि बहुत टेंशन है। आप जो जब जब टेंशन रिलीज करने वाला था ना, फलना कर देगा वो काम, तब तो आप फिर खुशी है कि हम तो कह दिए उसको। लेकिन अब कोई नहीं करे, वो आप ही को करना है। दैट इज परपेंडिकुलर फोर्स, है ना। 90 डिग्री पे कोई फोर्स लगने लगता है ना, तो उसको कह जाते हैं टेंशन, फिजिक्स की भाषा है। तो ऐसे भी आम जीवन में भी यही बात तो है, टेंशन इसी को कहते हैं। जब फोर्स आपके माथे पे एकदम से हो जाए तो हो गया टेंशन आपको। अगर अगल बगल से तो पार हो ही जाता है। टी हो गया, लिख दिए, नहीं तो देख लीजिए। टी हो गया आपका। ए,
ए से एलवाई फॉर्मेशन, मेटल्स कैन फॉर्म एलवाई, एलवाई को डिफाइन करिए। टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिव मेटल, रिएक्ट नहीं करना चाहिए, दो मेटल ऐसा मिलाना है जो आपस में रिएक्ट नहीं करिए, और विथ नॉन मेटल। तो एक कार्बन होता है जनरली एल्वाइंग में, कार्बन लग जाता है कहीं 1%, कभी 2%, कभी 2.5% कार्बन रहता है। एल्वाई होमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग मेटल। ऐसे मेटल आपस में रिएक्ट कहाँ करता है ना, टू मेटल ही लिखो, वो गड़बड़ हो जाएगा। मोर देन टू मेटल, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल और विथ नॉन मेटल, और लिखें नॉन मेटल में जनरली वो कार्बन ही रहता है, ठीक ना। एक आध एग्जाम्पल बताओ एलवाई का। ब्रास, कॉपर प्लस जिंक, और बताओ ब्रॉन्ज, कॉपर प्लस टीन। अब देखो इसको याद रखना है ऐसे हिंदी में, यदि भूलना तब, वैसे याद है तब ठीक ही है। सी यू को कू लिख दिए, सन लिख दिए, कू, जेड एन को जन लिख दिए, है ना, यदि याद भूलते हैं तब। स्टेनलेस स्टील बताओ। फेनिक्रो, एगो गलती हो गया, आयरन, निकेल, क्रोमियम, और थोड़े से अमाउंट में कार्बन। खाली स्टील बताओ। आयरन प्लस कार्बन, थोड़े से परसेंटेज में कार्बन। और जर्मन सिल्वर का जरूरत पड़ेगा, निकूजन, निकेल, कॉपर, जिंक, है ना, निकूजन। थोड़ा आसान कर देगा इसलिए लिखते हैं। और ये डेड चीज है, याद रखना ही पड़ता है। तो केमिस्ट्री तो पहले से ऐसे ही बदनाम करके रखा है लोग, केमिस्ट्री याद कर लेना, लेकिन ज़्यादा याद नहीं करना पड़ता है, समझ में आ जाए। और बाकी हम ये सब लिख उख कर करके उसको बहुत ज़्यादा तबाह न करेंगे। एक इनभार याद रखना, फेनी, आयरन प्लस निकेल। ठीक है।
लिख दिए। एक और बात होता है अमलगम, एलवाई के अलावा एक और बात होता है अमलगम। अमलगम किसको कहते हैं? ठीक ठीक, कन्फर्म ही है, यही होता है। A special type of alloy in which one component is mercury, बस उसी को अमलगम कहते हैं। अमलगम, a special type of alloy in which one component is mercury, a special type of alloy in which one component is mercury। अब जैसे ना बोलेगा कोई सोडियम अमलगम, तो आपको करना क्या है कि इसमें कुछ नहीं, सोडियम तो जानते ही हैं आप, प्लस Hg है ना, Na तो जान ही रहे सोडियम, 3 अमलगम, Sn प्लस Hg। जिंक अमलगम क्या लिखेंगे? Zn प्लस Hg लिख दा। क्या किया, छूट गया क्या तुम्हारा? बड़े एलॉय अमलगम समझ गया, नॉन मेटल ये सब नहीं बनाता, ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिला करके क्या ही एलॉय बनाएंगे, बनेगा कुछ? तो एयर बना हुआ है ही, है ना, लेकिन इसको एलॉय नहीं बोलेंगे। दो नॉन मेटल मिलके एलॉय नहीं बनाएगा, मेटल के साथ ही नॉन मेटल मिलेगा तो एलॉय बनेगा। जैसे आयरन के साथ कार्बन मिलता है तो स्टील बनता है। पढ़े थे कितना टाइप का स्टील होता है, इसे पढ़े थे, राउट आयरन ना, तुम लोग नहीं पढ़ा होगा। बड़े काहे के लिए टेंशन दे बुलबुल के झूठे, आपको कहां तक पहुंचे, कहां तक पहुंचे, ए तक पहुंचे मेटल्स का। अब क्या आएगा, एल 9 नंबर, 9 नंबर में एल लश्चरस। लश्चरस का मतलब मेटल है शाइनी अपीयरेंस, है ना, और फिर बच गया एस, फिर बच गया एस,
एस से सोनरस, 10वीं प्रॉपर्टी। सोनरस का मतलब मेटल प्रोड्यूसेस साउंड ऑन हैमरिंग। 11 नंबर, metals has shiny appearance। sonorous, metals produces sound on hammering। ग्यारह नंबर, एस से सॉलिड। है ना, मेटल्स आर जनरली सॉलिड। एक जगह पे, एक ही जगह पे ना, कौन मेटल सॉलिड नहीं होता? मरकरी। ओनली लिक्विड मेटल, ओनली लिक्विड मेटल मरकरी। अब ओनली लिक्विड नॉन मेटल, नॉन मेटल गैस होता है ना, रूम टेम्परेचर। मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो भी बातें होती है रूम टेम्परेचर पर। एक वो नॉन मेटल लिक्विड होता है, ऐसे होना चाहिए उसको गैस, लेकिन एक ठो लिक्विड होता है ब्रोमीन। हाँ, ओनली लिक्विड नॉन मेटल, ओनली लिक्विड नॉन मेटल ब्रोमीन। है ना, तुम लोग का 10वां के कोई चैप्टर हम पढ़ा दिए यार, पूरा लगता है। अब कितना कम काम हो जाता, कितना काम घट जाता। वो पूरा चैप्टर था वो मेटल नॉन मेटल्स वाला, मुझे ज़्यादा कुछ था कहाँ। अब इतना प्रॉपर्टी जिसमें नहीं होता है उसको नॉन मेटल कहते हैं, दैट्स ऑल। अब उसके लिए अलग याद करने की, याद रखने की जरूरत है ही नहीं, सब में नॉट लगा देंगे, जहां हाई लिखे वहां लो कर देंगे, हो गया नॉन मेटल। ठीक है, तो इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेमी मेटल में, सेमी मेटल में एक खास बात बताना है, लिख दिया। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह दो। सेमी मेटल क्या होता है, ई कैसे एक्सप्लेन करोगे? कंडक्शन करना है तो कभी कंडक्शन करेगा, कभी नहीं करेगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि कभी करेगा कंडक्शन और कभी नहीं करेगा। तो सेमी कंडक्टर का नाम सुना है तुम लोग, सेमी कंडक्टर? वही थोड़ा सा बताना है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन वाला पॉइंट है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ठीक है, तो बढ़िया ही है, मेटल्स गुड कंडक्टर है। नॉन मेटल्स कैसा होगा, बैड कंडक्टर को, नॉट गुड कंडक्टर को, बैड थोड़ा शब्द भी खराब है, नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को। सेमी मेटल्स आर सेमी कंडक्टर, और सेमी कंडक्टर उसको कहते हैं जो कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर हीटिंग। है ना, इसको स्पेशल अलग से याद रखना। जो सबस्टांस गर्म करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है
या गर्म होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है, उसको सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब गर्म होने के बाद गर्म कौन करेगा सर? कौन गर्म करेगा? सेमीकंडक्टर को। करंट का हीटिंग इफेक्ट पड़ा होगा 10वां में, वो क्या नाम था? वो H=I²RT, ऐसा कुछ फॉर्मूला था। हीट कितना रिलीज होगा? हाँ, तो I²R शायद पावर हो जाएगा, तो आई है ना, ये ऐसा ही कुछ था। तो हीट कितना रिलीज करेगा? कौन? करंट। करंट चलने से हीट प्रोड्यूस होता है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी वायर में जाएगा या उस सेमीकंडक्टर में जाएगा तो पहले गर्म होगा, वो यही फॉर्मूला से गर्म होगा, एंड देन आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगा। जितने भी सेफ्टी मेजरमेंट में डिवाइसेस में लगा रहता है, सेफ्टी मेजर के लिए डिवाइसेस में लगा रहता है, वो सब सेमीकंडक्टर होता है। कहने का मतलब है कि अब चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो सबसे पहले जहां पे ये तार जुड़ता है ना, वहां एक डायोड लगा देते हैं जो सेमीकंडक्टर होता है। अब लाइन वहां तक पहुंचा, और यदि ओवर वोल्टेज है तो सेमीकंडक्टर का मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो वो पिघल जाएगा और आगे का कंडक्शन नहीं करेगा। और यदि वोल्टेज लिमिट के हिसाब से तो करंट को पास करने देगा, तो ओवर वोल्टेज से आपका अप्लायंसेस खराब होता, उससे बच जाएगा। तो टीवी के जहाँ पे सर्किट शुरू हो रहा है वहाँ पे सेमीकंडक्टर, ट्यूबलाइट के पीछे, जैसे पिछले पहले के ज़माने में ट्यूबलाइट देखा होगा, 1-2 बार ब्लिंक करने के बाद जलता था, नहीं? पहले वो तुम लोग देखा है या नहीं देखा? वो गोल वाला मरकरी पहले ब्लिंक करता था 1-2 बार, उसके बाद जलता था, वो गर्म होता था, सेमीकंडक्टर डायोड, है ना। तो बस एक बात जोड़ देना है कि सेमी मेटल्स आर या मेटलॉइड्स आर सेमीकंडक्टर। मेटलॉइड्स आर सेमी कंडक्टर। और सेमीकंडक्टर क्या होता है? सबस्टांस which conduct electricity upon heating। एग्जाम्पल: सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन, गैलियम। नामों अभी जानना थोड़ा कम ही होगा। सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन, गैलियम। और पीटी बना देंगे तब उसमें दिखा देंगे सबको कौन कहाँ पे है। तो 3 पार्ट हो गया एलिमेंट का: मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल। अब क्या बच गया है? लिख दिया है ना तुम लोग? ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। किसको बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड? है ना, उसके सारे डिफिनीशन कंप्लीट कर लें। किसको बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड? अरे गधा, कार्बन इन कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, इतना तो बोल ही सकते हो। कार्बन और कंपाउंड को, कार्बन और कार्बन के कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। कार्बन को के छोड़ के बाकी के एलिमेंट्स के कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे अमोनिया के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो कौन सी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं?
इनऑर्गेनिक। और मीथेन के बारे में पढ़ रहे हैं आप, यही है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। और कार्बन के छोड़ के बाकी एनी अदर एलिमेंट के कंपाउंड को इनऑर्गेनिक बोलते हैं। थोड़ा सा जानकारी तो दे ही देंगे बड़े। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपाउंड ऑफ कार्बन and hydrogen known as hydrocarbon, hydrocarbon and their derivative known as organic compound। सिंपल। अब डेरिवेटिव किसको कहते हैं? तो कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड हो गया CH4। एक ठो हाइड्रोजन हटा करके एक ठो OH जोड़ देंगे, जोड़े थे आप लोग 10th में ना, CH3OH फंक्शनल ग्रुप होता है OH। ये हो गया अल्कोहल। तो ये हुआ आपका हाइड्रोकार्बन और ये हुआ उसका डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स डेरिवेटिव है ना। अब हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। CH4 एक हाइड्रोजन हटा दिए, एक तो COH जोड़ दिए, बन जाएगा CH3COH एसिटिक एसिड, मिथेनॉल। और फंक्शनल ग्रुप आप लोग पढ़ा होगा एक दो ठो, यहाँ तो 20 पढ़ना है। 11th में ऐसा वाला फंक्शनल ग्रुप 20 से ज़्यादा है। इथेनोइक एसिड, वेनिगर, 3 नाम है इसको, एसिटिक एसिड, वेनिगर, इथेनोइक एसिड। इसके लिए समय आएगा है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे ना तो थोड़ा और डिटेल में बताएंगे कि ऑर्गेन का नाम पड़ा है। तुम लोग को ये पूछना चाहिए कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक क्यों नाम पड़ा, और कोई नाम नहीं था, ये ऐसे क्यों पड़ा? फिजिकल केमिस्ट्री का नाम फिजिकल केमिस्ट्री इसलिए पड़ा कि उसमें भाई मेजरमेंट होता है। और तुम लोग देखा होगा कि दरोगा का टेस्ट परीक्षा होता है तो उसमें फिजिकल देने लोग जाता है। तो फिजिकल देने जाता है मतलब वो हाइट वेट नाप देने जाता है कि क्या फिट का है, कितना किलो का है,
है ना, सीना फूला के कितना है, बिना फूले कितना है, दैट इज मेजरमेंट। तो फिजिकल हो गया। लेकिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक किसको कहते हैं? तो एक्चुअली में नाम पड़ा था इसलिए कि जो कंपाउंड ऑर्गेनिक के अंदर बनता है उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। लिविंग ऑर्गन के अंदर बनता या लिविंग ऑर्गन के एक्टिविटी से बनाया जाता उसको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। और जो लिविंग ऑर्गन के अंदर नहीं बनता है या फिर नहीं बनाया जा सकता उसको कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और आज भी एक सवाल है कि डिफिनेशन कैसे पढ़ा था, ऐसे नहीं, आज भी एक सच बात है, डीएनए को लैब में नहीं बनाया जा सकता है और डीएनए ऑर्गन के अंदर बनता है ना। जो कंपाउंड लिविंग ऑर्गन के अंदर बनता है या लिविंग ऑर्गन के एक्टिविटी से बनता है उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। एक भाई साहब थे बर्जीलियस साहब, वो बता दिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लैब में बना ही नहीं सकते, ये बॉडी ऑर्गन के अंदर ही बनेगा। और कैसे बनेगा पूछिएगा तो कहेंगे देवी देवता की कृपा से, मिस्टीरियस फोर्स। इसलिए थ्योरी का नाम दिए थे वाइटल फोर्स थ्योरी, है ना। सब लिखेंगे हम, ऑर्गेनिक जब स्टार्ट करेंगे तब आएगा वो बात। फिर पहली बार होलर साहब आए, वो यूरिया बना दिए लैब में। तो बर्जीलियस साहब को बोले कि क्या भाई, तुम तो कहे थे कि देवी देवता की कृपा से बनेगा, हम तो लैब में बना दिए। और यूरिया बॉडी के ऑर्गन के अंदर भी बनता है, लीवर में, और किडनी फिल्टर करता है। तो प्रूव्ड भी हो गया कि ऑर्गन के अंदर भी बन रहा था और हम लैब में भी बना दिए। तो धीरे धीरे वो डिफिनीशन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का था ना वो खत्म होने लगा और धीरे धीरे देवी देवता का कृपा भी खत्म होने लगा। लेकिन अभी थोड़ा बचा है। बोले काहे? तो डीएनए लैब में नहीं बन रहा है ना। डीएनए लैब में बनने लगेगा तब सब लैब ही जाएगा बाल बच्चा लाने कि हमको एक तेंदुलकर वाला बच्चा चाहिए, तेंदुलकर जैसा, एगो विराट जैसा चाहिए, दो तीन ठोल लेके चले आते हैं। क्योंकि वो डीएनए तो वो लैब में यदि बनेगा तो फिर क्या ही जरूरत है। लेकिन नहीं बनता आज तक, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही है एक। बाकी सब साइंटिस्टों ने बना लिया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट बना लिया, फैट बना लिया, प्रोटीन बना लिया, आरएनए बना लिया, है ना। वही आरएनए का रेप्लिकेशन कर करके कोरोना वायरस का इंजेक्शन वगैरह, है ना, वो रैबीज का इंजेक्शन वगैरह बनता है। लेकिन डीएनए बना नहीं पाया। बना ही क्या नहीं पाया, उसका क्लोनिंग भी नहीं कर पाया, मतलब डुप्लीकेसी भी नहीं कर पाया। क्लोनिंग करने की कोशिश करके एक बच्चा पैदा किया था वो डॉग का, उसका नाम हो तो तुम लोग को याद रखना है जब जनरल कंपटीशन करोगे तो। लेकिन वो जिंदा नहीं रहा, आने की बना ही नहीं सकता है। हम कह रहे हैं उसकी डुप्लीकेसी भी नहीं कर सकता, उसका डुप्लीकेशन भी नहीं कर सकता। तो यही एक लिविंग एक्टिविटी है। वो केमिस्ट्री का मॉलिक्यूल है डीएनए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। और वो डीएनए जो है ना एक मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल हो जाता है, दैट इज ए लाइफ, वहीं से ग्रोथ। वो मॉलिक्यूल अभी भी लैब में नहीं बनता है। तो वो डिफिनेशन को याद रखना ही पड़ेगा कि कोई एक भाई साहब थे जो बोले थे ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ बॉडी ऑर्गन के अंदर बनेगा, लैब में नहीं बनेगा। तो एक नहीं बनता है। तो जितना देवी देवता का कृपा थोड़ा घटते भी जा रहा है, उसी एक कंपाउंड के लिए लोग देवी देवता के पास जा रहा है। लिख दो ऑर्गेनिक हो गया। इनऑर्गेनिक में क्या लिख दें? ये सारी बातें हम करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब शुरू करेंगे तब कर लेंगे। ये नया डिफिनीशन है, 10वां में यही पढ़ा होगा। कार्बन को छोड़ के बाकी के सारे कंपाउंड्स जो बनाएंगे उसको क्या कहेंगे हम? इनऑर्गेनिक। कंपाउंड्स
formed from element other than carbon known as inorganic compounds. ठीक है, बाकी रहा मिक्सचर। तो मिक्सचर जो था होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस सॉल्यूशन चीनी पानी, कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया मिल्क ब्लड, बटर भी, चीज भी, फेस वॉश भी, क्रीम भी, ये सब कोलाइडल सॉल्यूशन है। परफ्यूम, किसी भी तरह का परफ्यूम, बॉडी स्प्रे जितना भी है, ये सब कोलाइडल सॉल्यूशन है। कोई यदि पूछेगा अभी कि परफ्यूम क्या है तो मत कहिएगा लिक्विड सॉलिड, ये सब कुछ नहीं कहिएगा, कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है। फॉग, मिस्ट, ये जो बादल वगैरह लगता है ये सब कोलाइडल सॉल्यूशन है। सस्पेंशन, चॉक वाटर, मड वाटर, है ना। और एक बात कहते हैं कि जितने दवाई को डॉक्टर साहब कहते हैं हिला के पीजिएगा, वो सस्पेंशन है। हिलाना इसीलिए है कि उसके पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं। तो आप यदि ऊपर से पी लीजिएगा बिना उसको मिलाए हुए तो केवल वाटर चला जाएगा, सॉल्वेंट चला जाएगा, सॉल्यूट माने दवा का मॉलिक्यूल जो है आपके बॉडी में नहीं जाएगा, फायदा ही नहीं करेगा, है ना। तो सस्पेंशन का वो कैरेक्टर है, उसको छोड़ दीजिए तो उसके पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे। तो ठीक ही है ना, लिख देते हैं सस्पेंशन, ओ हो नहीं, सॉल्यूशन। एक एक बात अभी बताएंगे, पूरी बात नहीं। कोलाइडल सॉल्यूशन, हाँ यहाँ पर ये मत समझना कि सर जितना होता है सब बात बताए, कोलाइडल सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। पहले पूरा एक चैप्टर पढ़ना होता था कोलाइडल सॉल्यूशन का, 7, 8, 10 क्लास में, तब कोलाइडल सॉल्यूशन पूरा होता था। अभी हम दो बात बताएंगे जितना कम से कम आप जानकारी आपकी जरूरी है। पार्टिकल साइज मोर देन 10 टू द पावर, मोर देन और इक्वल टू, साइन लिखेंगे तो समझ जाओगे ना, 10 टू द पावर -10 मीटर। कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल साइज 10 टू द पावर -7 टू 10 टू द पावर -10 मीटर, है ना। और सस्पेंशन के पार्टिकल साइज, ओ सॉरी यार क्या हो रहा है, लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन ऐसे लिख दो ना, ऐसे ही लेस देन और इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। साइन गड़बड़ दे दिए थे। मोर देन और इक्वल टू 10 टू द पावर -6 मीटर सस्पेंशन। ये एक बात दिमाग में रखना ही रखना है, और ये मेडिकल तक क्वेश्चन आता है, कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज क्या होता है ना। 10 टू द पावर -7 मीटर से 10 टू द पावर -10 मीटर पार्टिकल साइज। एग्जाम्पल इसके बाद याद रखिए ना, शुगर प्लस वाटर, इसके एग्जाम्पल मिल्क, ब्लड, फॉग, मिस्ट, परफ्यूम, फॉग मिस्ट लिख ही दिए, क्रीम, बटर, फोम, फ्रॉथ समझते हैं, फ्रॉथ, फोम, साबुन सरफ का
जो झाग होता है उसको फ्रॉथ और उसी को फोम, है ना, फोम लेदर। अब दाढ़ी बनाने वाला लोग बनाते थे फोमिंग, वही फोम फ्रोथ, सब कोलाइडल सोल्यूशन है। और यहाँ पे मड सैंड प्लस वाटर सस्पेंशन। फिलहाल इतना ही। अब अगले दिन और इसके आगे जाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बताएं। अभी चैप्टर